Hello students, welcome to Ashwamek Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we'll continue our chapter number 6. In the previous video we have to be studied about the after the came of Europeans in India and what the condition of peasants, landlords and administrative systems after that effect on their social life. Today we are going to learn about destruction of Indian trade and industry. किस तरह से हमारे भारत देश में जो विकसित विकास होने वाली जो डेवलपिंग इंडस्ट्रीज थी वो किस तरह डिस्ट्रॉय हुई थी, तो उसके बारे में हम लोगों को सीखना है कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे भारत देश के जो ट्रेड और इंडस्ट्री है उसके ऊपर उसकी क्या इफेक्ट हुई थी और जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, डिस्ट्रॉय हुए थे. सो लेट्स बिगिन इट. द हैंडलूम ऑफ इंडिया सप्लाई टेक्सटाइल टू द मार्केट ऑफ एशिया एंड यूरोप. हमारे भारत देश के जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी वहाँ से जो टेक्सटाइल यानी कि जो क्लॉथ मटेरियल है वो जो है एशिया और यूरोप के मार्केट के अंदर जो है सप्लाई होती थी. द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज यूज्ड टू कम टू इंडिया टू परचेज कमोडिटीज. यूरोपियन कंट्रीज के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो लोग इंडिया से कमोडिटी परचेस करने के लिए आते थे. द इंडिया मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल वेयर इन हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट. यूरोपियन मार्केट के अंदर जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन क्लॉथ जो थे उनकी जो इंडिया के अंदर बनाई जाती थी उनकी यूरोपियन मार्केट के अंदर बहुत भारी मात्रा में डिमांड थी. द सॉफ्ट एंड डेलिकेट मसलिन ऑफ ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस. ढाका की जो मसलिन क्लॉथ थी वो वर्ल्ड फेमस थी. अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल कमोडिटीज सच एज सॉल्ट पिटर यानी कि जो टू यूज इन मेकिंग ऑफ अल्कोहल बनाने के लिए जो ये सॉल्ट पिटर जो है वो यूज किया जाता है. सुगर एक्सेट्रा जो है उसकी भारी मात्रा में जो है डिमांड थी. वेयर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ बुलियन यानी कि जिसके अंदर गोल्ड और सिल्वर जो है उसका इंक्लूडिंग किया जाता था. यानी कि टेक्सटाइल के बदले, टेक्सटाइल दूसरी कमोडिटीज के बदले जो है एक्सपोर्ट यानी कि जो एक्सचेंज किया जाता था किसका, बुलियन का, गोल्ड और सिल्वर का एक्सचेंज करने का मार्केट चलता था. द होल सिनेरियो चेंज एज द ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड. सिनेरियो यानी फोटो यानी या फिर सीन, जो पूरा सीन था वो एकदम ब्रिटिश रूल के इम्प्लीमेंट से चेंज हो गया था. द फ्लो ऑफ बुलियन, गोल्ड एंड सिल्वर गॉट रिजर्व. जो बुलियन मार्केट से गोल्ड और सिल्वर जो एक्सचेंज में मिलते थे वो रिजर्व कर दिए गए थे. इन द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द ब्रिटिश टू 500 करोड़ रुपीज एज पर टूडे स्टैंडर्ड only from Bengal during their rule. जैसे ही न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने 500 करोड़ जो अभी के जो स्टैंडर्ड के हिसाब के से वहाँ अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से 500 करोड़ जो उस टाइम उन्होंने बंगाल के रूल में से कलेक्ट लिए थे. जस्ट इमेजिन द वेल्थ द ब्रिटिश वुड हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द होल कंट्री. और इस तरह आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने पूरे देश में से जो वेल्थ थी, संपत्ति थी, वो एक्यूमुलेटेड यानी कि उसको स्टोर किया था, अपने पास कलेक्ट किया था. तो इस तरह जो है ब्रिटिशर्स ने पूरी कंट्री में से ज़्यादा वेल्थ को, संपत्ति को पाने के लिए जो है वो उन्होंने इंडिया की जो ट्रेड थी उसके ऊपर रूल ओवर यानी कि कंट्रोल कर लिया था. आफ्टर दैट with the help of the raw material produced in India and the money collected from India, the business and industries in England prosperous. जो मटेरियल इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है और जो पैसे कलेक्ट किए जाते थे रेवेन्यू में
तो इसके वजह से इंग्लैंड जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध हो रहा था। देयर मिल्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, उन लोगों की जो मिल्स थी, इंडस्ट्रीज थी, वो इंडस्ट्री यूनिट जो है वो प्रोग्रेस करने लगी थी। द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेड इन इंडिया विदाउट लेविंग and duty on it, whereas there were tax up to 80% on the cloth manufacturing in India. इंग्लैंड में से जो क्लोथ मैन्युफैक्चर होते थे इंडिया के अंदर इंपोर्ट किए जाते थे, वो जो थे वो विदाउट लेइंग उसके ऊपर कोई भी टैक्स जो था वो पे करना नहीं था। इवन हमारे इंडिया में से अगर मानो कि कोई टैक्स जो मैन्युफैक्चर क्लोथ जो है मैन्युफैक्चर होता था तो उसको परचेस करने के लिए या फिर उसको सेल करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए उसके ऊपर 80% जो है टैक्स पे करना पड़ता था। एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ, जिसके वजह से हमारे भारत देश के अंदर ही उत्पन्न हुआ, प्रोड्यूस हुआ जो टेक्सटाइल मार्केट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली बनने लगा। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री कुड नॉट विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्फ। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री जो था वो ये कंपटीशन में टिक सका नहीं, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने आप ही सस्टेन यानी कि धीरे धीरे वो डाउन होने लगा। मैनी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्लास, पेपर, मिनरल्स, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा गॉट ruined ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। हमारे भारत देश की जो स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी कि जहाँ पे स्किल डेवलप होता था, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मिनरल, शिप बिल्डिंग, ये सारी जो इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसके सामने डिस्ट्रॉय होने लगी। लैक ऑफ स्किल वर्कर बिकम अनएम्प्लॉयड, जो कारीगर्स थे, जो वर्कर्स थे, वो अपने आर्ट के हिसाब से जो है वो अनएम्प्लॉयड यानी कि बेकार बने। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर्स ऑफ द रूरल एरिया ऑफ इंडिया बिकम पुअरर, जो गरीब वर्कर्स लोग थे जो रूरल एरिया के यानी कि जो विलेज एरिया से रिलेटेड थे इंडिया के, वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बने। तो इस तरह हमारे देश की जो इंडस्ट्री थी उसको भारी मात्रा में नुकसान हुआ। नॉट इवन इंडस्ट्री बट द पीपल दे हैव टू बी अर्न मनी फ्रॉम देयर livelihood, they also have become a poorer and unemployment, and that is why they become a more poor. Thank you.